नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ये 12 नंबर का पेपर है। बाकी जो भी पेपर अपलोड हो गए ना, उनको भी जाकर देख लेना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक आभूषण को रुपए 720 में बेचने पर चैत्रा को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस आभूषण को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो, 10% की हानि हो रही है, इधर 90 लिख लिया करो। 15% का लाभ चाहिए, इधर 115 लिख लो। यहाँ से करोगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। 18 की वैल्यू 720 हो गई। हमें निकालनी थी 23 की वैल्यू, यानी कि 18 से भाग कर दें, 23 का गुणा करते हैं। 18 चौक 72 हो गया, 23 चौकू 92, 920 आंसर आ गया। अब ये देखो होता कैसे, कुछ भी कठिन नहीं है। हमने मान लिया कि उसका मूल्य 100 था, 10% की हानि देते 90 में बेचता, फिर उसको बेचना था 15% के लाभ पर, 115 हो गया। यानी कि 90 की वैल्यू दी गई थी 720 और 115 की निकालनी थी। हमने इन्हीं दोनों का तो रेशियो बना लिया था। बाकी सोल्यूशन आपके सामने है। अगला सवाल, तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान रहे। देखो, हमेशा से देखो 100 से 135 हो गई। अब यहाँ से देखो कितना कम करना पड़ेगा, 35 कम करना पड़ेगा। किससे? 135 से, और गुणा कर दो 100 का। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी कि 700/27 आ गया। हमें पता है 27 दूनी 54 होता है, बिल्कुल पता है ना। तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन से चले गए, ये दो चले गए। तो यहाँ पर देखो 27 दूनी 54 किया था, बचा कितना था? 6, यानी कि 16, 160 बटा था। तो 27 छक्का 162 होता है, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा। हमें आंसर मिल गया, खत्म कर दो यहीं पर। अगला सवाल, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और आयतन इतना है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। सिंपल, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h होता है। अब यहाँ से देखो अपॉन कर देंगे आयतन, πr² h होता है, बराबर क्या हो गया 264/924 हो गया। यानी कि पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से देखो कुछ कवर कर पाओगे क्या? यानी कि यहाँ से देखो जब h बराबर r बराबर आ गया ना, r बराबर 924/132 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियां 21, 1 22 हो गया। 7 बार पूरा पूरा कट गया, यानी कि रेडियस मिल गई 7। अब बचा क्या है, हमको ऊंचाई निकालनी थी। यानी कि हमें देखो रेडियस में 7 चाहिए था, 7 देखो केवल एक ही में तो मिल रहा था। समझ रहे ना, 2 गुना हो जाता वो अलग चीज, हो सकता है कुछ कट गया हो। तो यहाँ से देखो प्रॉपर तरीके से अगर करना चाहते हो तो 2πr/h लिखना, बराबर दिया गया था क्या 130 264। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ पर देखो इसकी तो वैल्यू हमें पता है 44 हो गई। जब रेडियस 7 होती है तो क्या होती है, परिधि 44 होती है, इंटू एच हो गया, बराबर कितना हो गया 264 हो गया। 22 एकम 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 22 सत्ते 22 दूनी 44, 2 छक्के 12 हो गया, यानी एच बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से देखो व्यास 14 हो जाता और ये 6 हो जाता, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6। इस तरीके से आप कर लेते हैं। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 6% की छूट के बाद एक दुकानदार ने प्रत्येक कैलकुलेटर को इतने रुपए पर बेचा। यदि उसने छूट ना दी होती तो उसने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ अर्जित किया होता। प्रत्येक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात देखना, उसने मार्क प्राइस पर 15% सॉरी 6% की छूट दी होगी। 6% छूट दी यानी कि 94% में बेचा होगा। तो कितने में बेचा, 1081 में बेचा। यानी कि यहाँ से मार्क प्राइस निकालते तो 1081 मल्टीप्लाई 100/94 आ जाता। समझ में आ गई होगी बात। अब कह रहा है अगर छूट ना दी जाती, यानी कि वो मार्क प्राइस पर ही बेचता, तो 15% का लाभ होता है। यानी कि ये जो मार्क प्राइस है वो बराबर कर देंगे सीपी के 115 के। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गई। तो यहाँ से सीपी नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। इस चीज को अगर प्रैक्टिस में ले लोगे तो डायरेक्ट लिख पाओगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं रखा है इसमें, सब में सब मेहनत का खेल होता है। अगर मेहनत आप अच्छे से कर रहे हैं तो आगे निकल ही जाएंगे। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। कटेगा तो है नहीं, पूरा 2 से ही काट लो। ठीक है, 2 एकम 2 कर लो, और 2 चौकू 8 कर लो, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है वहां से, 13 सत्ते 91 हो गया, 13 चौकू 52 होता है, नहीं कटेगा। यानी कि 23 से करते हैं तो 23 सत्ते होता है 161, हासिल लगा 16 हो गया, 23 चौकू 92, 92 16 108 हो गया। यानी कि ये पूरा पूरा 23 बार कट जाएगा। ये 23 से ये कट गया, यानी कि सीपी बराबर कितना आ गया 1000 आ गया।
समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से देखो, इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते तो एक तरीका और देख लो। अंकित मूल्य तुमने माना क्या, 100 रुपए माना, इस पर 6% की छूट दे दी तो एसपी कितना हो गया, एसपी यहाँ से हो गया 94 हो गया। लेकिन लेकिन वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य 15% पे लाभ होता है जब छूट नहीं दी जाती। अगर हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाते तो 100 से चीज 115 हो गई, यानी कि मार्क प्राइस दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ना। तो इसमें हम कर देते हैं 115 का गुणा, इसमें भी 115 का करेंगे, इसमें 100 का कर देंगे, इसमें 100 का कर दिया। अब हमको रेशियो मिल गए सारे, यानी कि इसके पूरे की वैल्यू हमें मिल गई 94 गुणे 115, इसकी वैल्यू मिल गई हमें 1081। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, यानी कि 100 गुणे 100 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। बाकी देखो काटते हैं, यहाँ 23 पंजे 115 हो गया। अब 23 पंजे कितना होता है, 115 होता है। 115 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 23 चौको 92 हो गया, 92 किया तो 16 बच गया, 23 सत्ते 161 होता है। समझ गए, ये 2 बार चला जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, एक जीरो कट गया, यानी कि बचा क्या, 1000 आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से कीजिए। अगला सवाल देखो, सिंपल सा सवाल। ए और बी एक काम का ठेका 7500 में लेते हैं। ए ने अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो, जितनी इफिशियंसी होगी उसी हिसाब से पैसा मिलेगा भैया, जो जितना काम करेगा। तो यहाँ से देखो, ये 50 ये 60, तीनों मिलकर कर रहे थे 20, यानी कि 60 और 20 का एलसीएम तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब बचा है 50, यानी कि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा एलसीएम हो जाएगा कितना, 300। यहाँ से करेंगे 6, यहाँ से करेंगे 5, यहाँ से करेंगे 15, यानी कि इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5 आ गई, तो इसकी कितनी होगी, 4 हो गई। यानी कि 6 5 11 4 15 की वैल्यू हमको दी गई थी 7500, और बी और सी का डिफरेंस निकालना तो एक हो रहा था, यानी कि एक का गुणा कर देंगे, 15 पना 75, 500 रुपए आंसर आ गया। अगला सवाल, वर्ष 2016 की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। वर्ष 2016 की आय, 16 में देखो आय यहाँ पर है, और हमें बतानी है व्यय, व्यय में किसके बराबर हो रही। व्यय देखो कौन सा है, ये कलर का हो रहा है, यानी कि इसी लाइन में देखते चले जाओ कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल गया, यानी कि 2019 आंसर आ गया। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 है। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर रखते क्या, अगर वैल्यू पुटिंग करते 90 रख लेते जैसे मान लो, तो यहाँ पर तो 90 काम नहीं करता, तो हमें 45 रखना पड़ेगा। 45 रखेंगे तो 1/√2 प्लस का 1/√2 नहीं, √2 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का करेंगे, यहाँ पर भी 1/√2 प्लस का √2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। यानी कि यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 3, 2 1 3 बनेगा, 3 का 9/2 हो गया। यहाँ से देखो 9 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का फिर 9/2 हो गया, फिर करेंगे प्लस माइनस का 1 हो गया। यानी कि यहाँ से देखो 9 9 18 हो गया, 2 में 18, 9 में से 1 गया, कितना आना चाहिए था, 8 आंसर आना चाहिए था। किस पर, 45 पर। यहाँ रखा तो 1 हो गया, यहाँ रखा 1 हो गया, 8 मिल गया, आंसर हो गया। यहाँ 1 - 1 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर करते तो देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 1/√2 रखेंगे। यहाँ पर भी 1/√2, ये भी गया। यहाँ पर देखो 6 माइनस के यहाँ रखेंगे 1/2, फिर प्लस 1/2 हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल, 6 आ गया, तो आंसर मिल गया। अब इसका सोल्यूशन देखना होगा आप लोगों को, सोल्यूशन करके दिखाते हैं। हम कोई सवाल नहीं छोड़ते, देखो सोल्यूशन हम जरूर बताते हैं, चाहे आप लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ से देखो यहीं पर खोल दे, नहीं नहीं यहाँ खोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। -1 अभी लिखा हुआ है ना, लिख लो उसको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों अपोजिट होते हैं। अब बाकी चीजें जो समझ में आ रही ना, जो पकड़ पा रहे हो, यानी कि यहाँ से देखो ये पकड़ पा रहे हो, ये क्या बन गया, 1 बन गया। ये क्या बन गया, 1 बन गया कि नहीं बना। यानी कि यहाँ पर देखो इसका 2 बचा था, प्लस का 2 कर दो,
इसका भी 2 बचा था, फिर प्लस का 2 कर दो। अब बचा क्या है, प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है। अब इनके दोनों के टेन और कॉट में तुम मान नहीं पता है, यानी कि इसका लिखते तो 1 प्लस का कितना हो जाता, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका लिखते तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। फार्मूला तो पता होगा ना भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पर देखो 2 तो 4, एक 5, एक 6 और एक 7 हो रहा है। और यहाँ पर देखो 7 हो रहा है, और एक ये क्या था, माइनस का 1 था। यहाँ से देखो 7 से 1 गया 6 हो गया, यानी कि बचा क्या, 6 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई होगी बात, आंसर आ गया। तो ये सोल्यूशन था, वैल्यू पुटिंग से भी हो गया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 7300 पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। सिंपल सी बात है, टोटल दिन निकालने हैं। देखो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया। अब यहाँ से देखो अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 की होती है, तो 28, 29, 30 यानी 3 दिन हो गए। फिर 31, फिर कितना हो जाएगा, जुलाई और अगस्त सेम होता है, यानी कि जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया। नवंबर 30 नहीं लेना है, नवंबर हमको लेना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 तारीख तक की बात कर रहा था। यानी कि 30 वाले कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 180 दिन तो ये हो गए। फिर 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7 और 7 4 11 हो गया। 1 कर देंगे, 8 1 9 कर दिया, 100। तो टोटल दिन निकल के आ गए। अब इसे ईयर में चेंज करेंगे, 365 का भाग कर दिया। अब सिंपल सा तुम्हें पता है 7300 तुम्हारा क्या था, प्रिंसिपल था, 15% रेट, टाइम हमें पता हो गया, और 100 से भाग कर देंगे, ब्याज निकल आएगा। तो ये चला गया, ये 5 बार कट जाएगा, 5 तियाँ 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 19 तियाँ 57 हो गया, यानी कि 57 573। यानी कि ये तो पूरा पूरा आ रहा है, लगभग का क्यों कह रहा है फिर, देख लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। वैसे आंसर तो मिल ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो ये अलजेब्रा का बहुत फेवरेट सवाल है, ये याद रखना हमेशा। अगर ऐसा कभी भी दिया जाए, कैसा, a+1/a बराबर √3, तो a की पावर 6 बराबर -1 होता है। कैसे होता है, अगर मान लो यहाँ से करते a³ + 1/a³ बराबर, तो क्या होता है, a³ माइनस का 3a होता है, यानी कि √3 का होल क्यूब माइनस का 3√3 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं a की पावर 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुणे a की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 6 बराबर -1 आ गया। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर ऐसा कुछ दिया जाए a+1/a बराबर √3 है, तो a की पावर 6 बराबर क्या होगा, -1 होगा। ऐसा करने से ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो बनाना पड़ेगा, बस निकल आएगा। यहाँ से देखो, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से कितना हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, 3 बचा ना, छचरंग 36, यानी कि पावर 2 बच रही, यानी कि -1 की पावर 2 कर दो। यहाँ पर देखो फिर 6 से डिवाइड किया, 6 तियाँ 18, 3 बच गया, फिर 6 पंजे 30, 2 बच गया, यानी कि -1 की पावर 2 कर दो प्लस। यहाँ देखो पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा। यहाँ पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1 रहेगा, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ये सब कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगला सवाल, 250 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ऐसे सवाल आते हैं ना, जो भी रेलगाड़ी वाले, हमेशा ध्यान दे लिया करो कि वो एक तरफ चल रही है या विपरीत में पहले से ही, नहीं तो फिर आपको दोबारा सवाल में देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि अब वो डिस्टेंस क्या कवर करेंगे, दोनों अपनी लंबाइयाँ एक ही दिशा में चल रही, चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 80 और 65 का डिफरेंस करना पड़ेगा। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी कि 5 18 ऊपर कर दो, यानी मीटर प्रति सेकंड में हो गया। तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस 15 आ गया, यहाँ से करेंगे 15 गुणे 5, यानी कि देखो ये वाला पूरा चला गया, 5 से काट दें डायरेक्ट, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, ऊपर करेंगे 6 5 11, यानी 110 गुणे 18 बटे 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 छक 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 132 सेकंड, आंसर आ जाएगा। सिंपल था भाई। अगला सवाल,
धातु के एक गोलाकार सेल को अंततः और बाह्य त्रिज्या क्रमशः इतनी और इतनी है, इसे पिघलाकर इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? देखो, सबसे पहले बात करा था एक सेल बना हुआ, यानी कि कुल मिलाकर खोखले का होगा बस। यानी कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें गोले का, 4/3 पाई r1³ माइनस का r2³ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन पाई r²h, यानी कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 4/3 करेंगे, किसका था? बेलन ही था कि शंकु था? बेलन ही था, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 की पावर 3 माइनस का 3 की पावर 3 बराबर क्या हो गया? r²। h की वैल्यू 10×3 30 और 2 32/3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे 4×8 = 32 हो गया। इसका क्यूब नहीं पता है, नहीं पता है फिर मौज करो, इसका क्यूब नहीं पता है, ठीक है। तो 15 25 और 27 का डिफरेंस नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन 25 से 25 घटा ले रहे होगे, तो 100 बचता, 100 से 2 और कम कर दो, कितना बच जाएगा? 98 बच जाएगा। 98/8 हो गया, यहाँ पर r² हो गया। यहाँ से करेंगे 2×4 = 8 हो गया, 2×4 = 8, दोने में 18 हो गया। यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो r बराबर 7/2 हो गया। हमसे पूछा क्या गया था? व्यास, यानी कि 2 गुना करना पड़ेगा। तो और क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल, रमा ने अपनी वास्तविक वेतन का 5/8 भाग किराए पर और शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, जबकि 40 रुपए अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध था। रमा की साप्ताहिक वेतन क्या है? देखो, 5/8 लो और 1/3 लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? जो नीचे लिखे नंबर 8 और 3 का 24 होगा। हमने टोटल मान ली 24। उसने 5/8 तो किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि 8×3 = 24, 15 रुपए किराए पर हो गए। और इसका 1/3 शेष का कह रहा है ना, तो 15 और 24 और 15 के डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का 1/3 करेंगे तो 3×3 = 3 भाग यहाँ पर खर्च कर दिया, तो 15×3 = 18 हो गया। शेष भाग कितना बचा? 6 बचा है। इसको उसने अन्य खर्चों पे खर्च कर दिया, वो 40 था, हमें टोटल निकालनी थी, यानी कि 24 की वैल्यू क्या गुना हो रहा है? 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो, 160 आंसर आ गया। अगला सवाल, 10 और 20 के बीच की सभी आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, सभी आभास संख्याएं निकालनी है। कौन कौन सी हैं? 11 हो गई, 13 हो गई, फिर उसके बाद 17 हो जाएगी, ठीक है। देखे रहे ना, कोई बीच में छूट तो नहीं रही है। 19 हो गई, यानी कितनी संख्या होंगी? 4 हो गई। इनको देखो जोड़ते हैं, इनको इनको अगर जोड़ दिया तो 30 हो गया, इनको इनको जोड़ दिया 30 हो गया, यानी कि 60 हो गया। संख्या 4 है ना, तो 15×4 = 60, यानी कि एवरेज कितना आ गया? 15 आ गया। अगला सवाल, देखो सिंपल सवाल होता है। इसको इसको देखो, हमने बताया था क्या? 41 लिखो और माइनस कर देते जिसके ऊपर बार नहीं लिखा होता है, यानी कि 4 कर दिया। फिर देखो 1 9 लिख दिया, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार था, अब जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए यहाँ पर 0 चिपका देते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ से क्या गया भाई? कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ सही है, 37/90 आंसर आ गया। ज्यादा दिमाग चल रहा ना आजकल। अगला सवाल करते हैं। देखो, लघुत्तम समावर्त निकालना है, यानी कि जब भी ऐसे दिए जाए आपको अंश और हर दिया जाए, तो जो भी पूछा जाए तो ऊपर वाले का वही निकलता है और नीचे वाले का क्या निकलता है? एचसीएफ। तो यहाँ से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले पकड़ते हैं, तो 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई कॉमन तो नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि सबसे छोटा यही है। कॉमन होगा तो यही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो एचसीएफ तो 3 हो गया। तो नीचे देखो 3 तो एक ही में मिल रहा था, तो हो सकता है ऊपर कट गया। तो यहाँ से देखो, केवल 4 हटा दो। क्यों? 4 तो 8 में समाहित हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया ये 8 पन्ने 40 × 7 कर देंगे, 280/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई, फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य इतना था, तो मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, फिर आज का कह रहा है, तो देखो इतना लिखो। 2 वर्ष में वृद्धि हुई, यानी कि 11/10, 11/10 हो गया। फिर क्या हो गया? 8% की कमी हुई, 8% की कमी, 100 से अगर 8 कम कर देंगे तो 92/100 कर दो। तो देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4 चला गया, यानी कि 25 × 11 × 11 × 92। सबसे पहले तो देखो डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, इस कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो देखो यहाँ से 7 2 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, नहीं होगा। 8 2 10, 7 3 10, ये 11 से हो जाएगा। 5 2 7 नहीं होगा। 8 2 10 8 18 हो गया, 7 7 14 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ से लगा सकते थे। बाकी बाकी भी तरीके होते, देखो यहाँ से करते 25 दूनी 50, यहाँ से लगा 5 हो गया, 25 ने में 225 हो गया, 225 और 5 230 हो गया।
यानी कि गुणा 11 का करते, फिर 11 का एक बार, यानी कि 0 0 3 3 2 5 हो गया, और फिर 3 2 5 हो गया, फिर 2 बच गया। ठीक है, फिर से 11 का करते तो 2 0 आ गया, 3 5 3 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 7 8 3 0 0 आंसर आ गया। 11 की डिविजिबल गुणा करना सभी को पता है ना, जैसे लिखा है 2 3 4, तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा उसको लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ते 4 3 7 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ते 3 2 5 हो गया, फिर ये वाला नंबर जैसा उतार देते। अगर मान लो 11 का गुणा करना होता 8 9 7 6 में, तो ये नंबर लिख दो यहाँ पर, 7 6 13, 3 लिख दो, हासिल लगा 1 हो गया, 9 7 16, 16 में एक जोड़ा 17 की 7 हो गया, हासिल हो गया 1, 9 8 17, 1 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 9 8 1 9 हो जाए। तो इस तरीके से कर लेते हैं। अगला सवाल, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की बोली ना, तो ये तो हटा दो, 11 हो गई, और सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी हो जाएगी? 97, 9 7 16 किसी से नहीं करता ना, 7 से 1 गया 6, और 9 से 1 गया 8, 86 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर भी 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग ये दिया है और उनके वर्गों के बीच का अंतर दिया गया क्या? 15। यानी कि यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी, ए प्लस का b बराबर कितना दिया? 15 दिया। यानी कि a माइनस बी कितना आ गया? 15 आ गया। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी थी, बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 1 आएगा। ये क्या कर दिया भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता थी, 15 से 15 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगला सवाल, ए कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा लिए मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से दोगुना समय लेता है, तथा बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। हालांकि ए बी सी मिलकर इस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ से देखो, ए था, बी था और प्लस सी था, तो ये जो भी बी प्लस सी जितने में भी कर रहे थे ना, मान लो एक में कर रहा था तो ये दुगना समय ले रहा था। इसी तरीके से बी था, ए प्लस सी था, ये कर रहे थे इसको दुगना, लेकिन तीनों मिलकर 30 दिन में कर रहे थे। अगर टोटल काम चाहिए तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, अगर इनकी इफिशियंसी निकालते तो 1 और 2 आती, वही इसमें भी हम करते तो इनकी भी 1 और 2 आ गई इफिशियंसी। बात समझ गए? यानी कि यहाँ से टोटल काम निकालें तो 30 गुणे 3 हो गया, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी यानी कि तीनों की इफिशियंसी जोड़ना पड़ेगा। अब हमें सी की इफिशियंसी चाहिए। अब यहाँ से देखो, बी की कितनी है? 1 है, बी की 1 है, तो इसकी कितनी होगी? 1 होगी। अगर सी वाली कंडीशन से भी निकालने जाओगे अगर दूसरे वाले से, तो देखो ए की इफिशियंसी 1 निकाली थी, कहाँ से? यहाँ से, तो देखो सी की इफिशियंसी 1 हो गई, क्योंकि इन दोनों की मिलाकर 2 थी। अगर ये सब बराबर नहीं होता तो रेशियो में बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सी से 1 का डिवाइड करेंगे, यानी कितना दिन लगेगा? 90 डेज लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति में 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एडी बीई सी एफ एबीसी की माध्यिकाएं हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी। देखो माध्यिका समबाहु त्रिभुज की है ना, तो वही हाइट होती है, तो हाइट का फार्मूला क्या होता है? √3/2 ए होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें एडी निकालना है। एडी अगर निकालेंगे तो √3/2 इंटू 12 करेंगे, और 2 छक्के 12 हो गए, यानी कि 6√3 हो गई। यानी कि सभी माध्यिकाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में देखो, इसमें समबाहु त्रिभुज में कुछ बंटवारा नहीं होता है। सारी माध्यिकाएं, चाहे तुम्हारा लंब बड़ा हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं इसका सेंटर मतलब बाई सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक ही जगह होता है। तो यहाँ से देखो, ये 3 भुजाएं ऐसी बन गई, तो इसका 3 गुना करना था, बस आंसर आ जाता। देखो एडवांस मैथ केवल खेल है तुम्हारे फार्मूले का। फार्मूले का कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको आनी चाहिए, बस हाँ इसमें स्पीड के ऊपर होता है आप कितना सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे डेवलप कीजिए। बाकी मैं पिनेकल वाली सीरीज चला रहा हूँ, उसको भी देखिए, उसमें मैं काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए और बताइए, अपना कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। और एडवांस भी जल्दी शुरू करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए फिर 14 अक्टूबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़ाए हैं, यानी कि आधे आपके पेपर सॉल्व हो चुके हैं, अब बचे हैं केवल 12। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलता है इसको फटाफट से स्पीड में सॉल्व करते हैं। उसके बाद हो सकता है तो टाइम मिलेगा तो 6 पेपर और उसके हैं, तो उसके भी सॉल्व करवा देंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।